नमस्कार प्यारे साथियों। 180 डे का टारगेट सीरीज आज डे 10। सबसे पहले अपन मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पार्ट 4 करेंगे। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जो कि कल से चल रहा है। डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन होता है यानी प्रत्यक्ष समानुपात। कोई भी राशि घटती है या बढ़ती है तो दूसरी राशि भी उसी अनुपात में घटेगी या बढ़ेगी। फॉर्मूला कल मैं बता चुका हूँ, एक्स प्रोपोर्शनल वाई, या फिर ऐसे बोल सकते हो एक्स अपॉन वाई बराबर कॉन्स्टेंट। जैसे मान लो यदि 2 किलो सेब की कीमत 100 रुपये है तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी? 100 अपॉन 2 बराबर 50। तो ये हो गया इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऐसे अगर पूछता है तो 5 किलो की कितनी होगी तो तुरंत बता दोगे। 1 केजी 50 की तो 5 केजी कितने की? 250 की। उसके बाद में करोगे इनवर्स प्रोपोर्शन। कल भी बताया मैंने, जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि घटती है, यानी कि चलता है उल्टा चलता है। तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y का मतलब ही यानी कि y जो है वो उल्टी है। अगर x बढ़ेगी तो y घटेगी और y बढ़ेगी तो x घटेगी। जैसे 12 मजदूर एक काम को 15 दिनों में करते हैं तो 20 मजदूर वही काम कितने दिन में करेंगे? तो 12 दिन में कितने मजदूर काम कर रहे थे? 15। तो 20 का तुम्हें निकालना है तो x बराबर निकाल लो। 12 इंटू 15 करोगे कितना? 180 अपॉन 20, यानी 9 दिन में जो वहाँ मजदूर जो होंगे वो तो बड़े होंगे और जो दिन है वो क्या हुआ होगा? कम हुए होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखोगे डायरेक्ट में, रेशियो एक्स अपॉन वाई, या बोल सकते हो कि भाई एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y। ठीक है ना? यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों पे ही करोगे। प्रत्यक्ष अनुपात और व्युत्क्रमानुपात। अच्छा, इनवर्स में जो प्रोडक्ट होते हैं एक्स इंटू वाई यानी कांस्टेंट रहता है। किसी भी प्रश्न में वर्ड का ध्यान दें। डायरेक्ट में क्या होता है? जैसे मोर, इंक्रीज, गेन, एडेड या वाई, ऐसी चीजें आएंगे। इनवर्स में क्या होगा? लेस होगा, डिक्रीज होगा, लेफ्ट यानी छोड़ रहा होगा, टेकन अवे। एक बढ़े दूसरा घटे, इनवर्स। दोनों बढ़े या घटे, डायरेक्ट। यानी एक बढ़ रहा है घट रहा हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी व्युत्क्रमान समानुपात हो गया। अगर दोनों बढ़ रहा है या घट रहा है तो डायरेक्ट इनवर्स होगा। एग्जाम्पल सोल्व करोगे इससे। जैसे मान लो 8 पेन कितने के? 96 रुपए के। ये बोल रहा है कि 8 पेन की कीमत 96 रुपीज है तो 15 पेन की कीमत कितनी होगी? रेशियो के अंदर सबसे ज्यादा जो रूल फॉलो होता है वो होता है 1:1, यूनिटरी मेथड। तो 8 पेन बराबर 96। अब एक पेन का निकालो तो एक पेन बराबर 96 अपॉन 8, यानी 12 रुपए का पड़ गया। 12 8 96। तो 15 पेन कितने को हो गए? तो 12 का एक पेन है तो 15 कितना? 180। जैसे ये मैंने तुम्हें अभी जस्ट बताया कि 12 मजदूर 15 दिन में काम करते हैं, 20 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे? तो पहले 12 मजदूर बराबर 15 दिन, 20 मजदूर बराबर एक्स दिन। मान लो कि जो दिन नहीं पता है उसको एक्स मान लो। एक्स मान लो, ठीक है ना भाई? अब 12 इंटू 15 बराबर 20 इंटू एक्स, जिसका नहीं पता है उसको एक्स मान लिया करो। तो ये होगा तुम्हारा इनवर्स प्रोपोर्शनल, यानी 9 दिन आएगा, पहले भी मैंने बताया है। डेली कैलकुलेशन के अंदर भाई साहब तुम्हें टेबल अब 2 से लेके 25 तक याद कर लो। स्क्वायर भी 1 से 25 तक, क्यूब 1 से 20 तक। कैलकुलेशन में जोड़ करोगे, घटाई करोगे, मल्टीप्लाई, डिवीजन और फ्रैक्शन। प्रैक्टिस क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन से 10 करोगे, इनवर्स प्रोपोर्शन से 10 करोगे, मिक्स्ड क्वेश्चन 10 करोगे, यानी टोटल 30 क्वेश्चन करोगे। जो शब्द हैं उनको ध्यान से पढ़ो, टेबल बना लो अपनी, फॉर्मूला अप्लाई करो भैया, रफ में चेक करो, टाइम सेव करो। स्टडी प्लान देख लो भैया। मैथ कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस आराम से 2 घंटे देने ही देने हैं। रीजनिंग के लिए तुम्हें 1 घंटा काफ़ी है, इंग्लिश के लिए 1 घंटा दो। अभी जीएस में 1 आवर काफ़ी है। रिवीजन प्लस पीवाई के लिए 30 मिनट आराम से देखो। डेली तुम्हें जो टोटल टाइम स्पेंड करना है 5 से 6 घंटे रखना ही रखना है। गोल्डन रूल यही है भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डेली प्रैक्टिस करो, पीवाई की सॉल्व करो, रिवीजन करो। होमवर्क में क्या करना है? मैथ से 30 क्वेश्चन करोगे, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन करोगे, इंग्लिश से 20 करोगे और बुक है 20 करोगे ही करोगे। जीएस में 25 पीवाई क्यू करोगे। 100% होमवर्क कंप्लीट करोगे।
इससे आगे भी अभी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने रीजनिंग इंग्लिश और उसका जीके जीएस का बता दिया तो उसको छोड़ दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैथ का कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। मैथ में इतना करते रहो, काफ़ी है तुम्हारे लिए। पर डे के लिए टारगेट इतना बना के चलो ही चलो, 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितना तुमसे मिनिमम से और मैक्सिमम तक जितना कर सकते हो करो। 50 ले जाओ, 40 ले जाओ, लेकिन 20 से कम ना करो। अब आ जाते हैं भाई रीजनिंग में, ठीक है। अब रीजनिंग में चलेंगे भैया। तो रीजनिंग में क्या करोगे आप? रीजनिंग का भी डे 10 चल रहा है, पार्ट 5 चलेगा कोडिंग रिकॉर्डिंग का। अच्छा चैप्टर, बढ़िया। कम से कम 50 सवाल डेली लगाओ, यानी कि 500 सवाल। कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ट्रिक सारी उसी में तुम अपने आप अप्लाई कर लोगे। 500 सवाल काफ़ी होते हैं। कोडिंग रिकॉर्डिंग के लिए तुम्हें बताइए क्या क्या करना है। कोडिंग रिकॉर्डिंग में किसी भी वर्ड, लेटर या नंबर या फिर कोई सिंबल है या कोई सेंटेंस को किसी नियम के अनुसार बदलना ही कोडिंग रिकॉर्डिंग कहलाता है। पहले दिन से बता रहा हूँ, टाइप ऑफ कोडिंग करोगे, लेटर कोडिंग करोगे, नंबर कोडिंग करोगे, मिक्स कोडिंग करोगे, चाइनीज कोडिंग करोगे। हाँ, चाइनीज कोडिंग होती है, चिंग चाय वो वाले आते हैं जो वर्ड फॉर्मेशन में देते हैं। सेंटेंस कोडिंग करोगे, उसके बाद सिंबल कोडिंग करोगे, मैट्रिक कोडिंग करोगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन कोडिंग और रिवर्स कोडिंग, वर्ड कोडिंग, मैथमेटिकल कोडिंग, पैटर्न बेस्ड कोडिंग, क्लॉक पैटर्न कोडिंग, फिगर शेप कोडिंग, एसएससी न्यू पैटर्न कोडिंग है ये, ध्यान रखना जो सबसे ज़्यादा आ रही है। तो अभी हमारा 5 डे यानी सेंटेंस कोडिंग चलेगी आज, ठीक है ना। इसमें 15 टाइप है, 15 टाइप 15 के 15 कवर करोगे। पहला लेटर कोडिंग, लेटर को किसी निश्चित नेम से बदला जाता है। इसके लिए रूल कौन सा फॉलो करोगे, यानी प्रत्येक लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर से बदल दो, यानी एक ऐड कर दो। दूसरे नंबर कोडिंग होती है, नंबर को किसी नेम के अनुसार बदलना। इसमें भी तुम्हें क्या करना है, जो नंबर है उसमें दो या कोई भी मतलब ऐसा नंबर होगा जो उसमें फॉलो होगा पूरे में, ऐसा नहीं है आधा अधूरा होगा, ठीक है ना भाई। कितना आ गया? तो ये हो गया कंप्लीट आपका, ये हो गया। और ये वाला नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग करा दिए, चाइनीज कोडिंग करोगे और सेंटेंस कोडिंग करोगे 5 डे में, ठीक है ना। सिंबल कोडिंग, मैट्रिक कोडिंग, ये सारी चीज़ें आगे चलेंगी। और ये तुम्हें मैंने बता दिया है कि कोडिंग के अंदर क्या क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट कवर करना है। और जो पीछे से मैं जितने करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट जो रूल हैं उनको रिवाइज करते रहो, शॉर्ट ट्रिक याद करते रहो, रूल को ध्यान से पढ़ो, स्मॉल एग्जाम्पल से पैटर्न समझो भैया। सेम रूल को पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्वेश्चन में बेस्ट मैच करो, उसमें ऑप्शन में, सॉरी क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ऑप्शन में बेस्ट मैच करो। टाइम बचाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है भाई। उसके बाद में प्रैक्टिस टारगेट रखो। बेस्ट बेसिक क्वेश्चन 20 करो, मॉडरेट क्वेश्चन 20 करो, एडवांस क्वेश्चन 20 करो, पीवाई को 20 करो, यानी टोटल 80 क्वेश्चन करने हैं जामे थे। अब ये कोडिंग इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मतलब इसमें टोटल 2 घंटे इसमें दो भाई। कंप्लीटली तुम्हें करीब 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 500 क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग से करने, सारी टाइप कवर हो गई, सारी की सारी। इंग्लिश का भी डे 10 चल रहा है। देखो भाई, हाँ इंग्लिश में मैंने सिंपल प्रेजेंट कराया, सिंपल पास्ट कराया, सिंपल फ्यूचर बताया, ठीक है ना। उसके बारे में मैंने उसके अलावा उसके वर्ब फॉर्मेशन में उसके चार चार पार्ट बताए। अभी क्या करना है तुम्हें, केवल इंडेफिनेट इंडेफिनेट वालों के जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उनको रिवाइज करना है। और जो उनकी पहचान कर रहे थे आप, कौन से सेंटेंस की कैसे पहचान करते हैं, उस चीज़ को रिवाइज करो। और इसके जो रूल हैं, जैसे आप कोई स्ट्रक्चर कहता है, कोई कॉन्सेप्ट कहता है, कोई रूल कहता है। हम तो भाई रूल कहते हैं, पहले ग्रामर पढ़ने जाते थे तो सर जी हमारे वही पढ़ाते, ता ती ते था, वही याद है। हम तो हिंदी मीडियम से और पढ़े सीबीएसई बोर्ड में थे, लेकिन ग्रामर हमने यूपी बोर्ड के टीचर जो थे उनसे पढ़ी थी। यार सीबीएसई वाले बच्चे ग्रामर यूपी बोर्ड वाले टीचर तो अलग ही लेवल की ग्रामर समझ में आती है। सीबीएसई बोर्ड वाला टीचर, वो सॉरी बच्चा यूपी बोर्ड वाले से ग्रामर पढ़े, बेटर समझ में आएगा। अच्छा, कंप्लीट टेंस रिवीजन चार्ट मैंने दे दिया है। देखो भैया, सिंपल प्रेजेंट जिसे आप इंडेफिनेट बोलते हो, सब्जेक्ट वर्ब में एस या एस, ऑब्जेक्ट सिंपल है। यूज करो इसमें रूल, जैसे अच्छा पहचान कैसे करोगे, जैसे मान लो कोई हैबिट की बात कर रहा है या कोई रूटीन की बात कर रहा है या कोई ऐसा है जो मतलब
जनरल ट्रूथ है जिसको बोलते हैं, जो सदा सत्य रहने वाला है। ही प्ले क्रिकेट, वो क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। अब खेलता है यानी अकेला है तो एस लगा दो, ही प्लेज क्रिकेट। ऐसे ही एग्जाम्पल करोगे, छोटे 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 सिग्नल क्या होते हैं, इसके लिए पहचान कैसे करोगे, जैसे किसी ऑलवेज है, यूजुअली है, ऑफन है, समटाइम्स है, नेवर है, एवरीडे है, इन द मॉर्निंग, ऐसे वर्ड इसमें आते हैं। तो इनसे क्या करोगे, ये पहचाना की पॉइंट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एक्शन हैपनिंग नाउ एट दिस टाइम, जो कि मतलब अभी हो रहा है। सी इज रीडिंग अ बुक, वो क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है, और ना रहा है, रही है, रहे है। सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज नॉट रीडिंग अ बुक। अच्छा, जैसे हम लोग पढ़ते थे कि जो टेंस होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना, वर्ब के बेस पे। अच्छा, वर्ब के बेस पे जैसे पार्ट होते हैं तो उनको कैसे कैसे बोला जाता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका रूल नंबर 1 होगा अफर्मेटिव का यानी साधारण का। उसके बाद होगा नेगेटिव का यानी नकारात्मक वाक्य। उसके बाद में होगा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा इसका होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग इनके रूल बनते हैं, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज रहते हो, 4 रूल कैसे बनते हैं। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ भैया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से एक प्लस वर्ब में आई एन जी, बी फोर होता है वो आई एन जी यानी पहली सहायक क्रिया में आई एन जी लगा देते हैं, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैव में से एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है ना। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस क्रिया कौन सी आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना भैया। इसके लिए यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, लास्ट वीक, इन लास्ट वीक, लास्ट ईयर यानी कि जो बीता हुआ कल पास्ट में आता है। पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की पहली अवस्था में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सी वॉज कुकिंग फूड, यानी वो क्या करिए, भोजन पका रही थी। सी वॉज नॉट कुकिंग फूड, सी वॉज सी कुकिंग फूड। ये एग्जाम्पल है किस किस के है, रूलों के। इसके सिग्नल क्या रहेंगे, इसका होगा एट द टाइम या एट दैट टाइम, वाइल, व्हेन, यस्टरडे, एट 5 PM, ऐसे वर्ड तुम्हें ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। पास्ट परफेक्ट में आ जाओ भैया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्शन कंप्लीटली बिफोर अनदर एक्शन एंड पार्ट। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैड नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क बिफोर, आफ्टर, बाई द टाइम, व्हेन, ऑलरेडी, ऐसे वर्ड इसमें देखने को मिले। फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट रहेगा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सिंस फॉर में से एक, ठीक है ना। एक्शन स्टार्टेड इन पार्ट पास्ट एंड कंटिन्यूड टिल अनदर पास्ट टाइम। ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour, सिंस, फॉर, बिफोर, बाई द टाइम, टिल द टाइम, ऐसे वर्ड इसमें देखने को मिलते हैं जिसे पहचान कर सकते हो, ठीक है ना। और तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट आया था, सब्जेक्ट विल सेल में से एक लगाओ, वर्ब की पहली अवस्था ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है सब्जेक्ट विल सेल में से एक, क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट रहेगा सब्जेक्ट, हाँ ओ सॉरी सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और सेल बी, ये ध्यान रखना, कहीं गड़बड़ कर दो। फ्यूचर कंटिन्यूअस में मॉडल के साथ में बी आता है, सेल या विल। फ्यूचर परफेक्ट देख लो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट विल हैव बीन और सा सेल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस फॉर्म में से एक। वोकेबलरी वर्ड तुम 10 याद करोगे, वर्ड मीनिंग जैसे डिलीजेंट, परिश्रमी। एग्जाम्पल भी याद कर लो, ही इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, डिलीजेंट, डिलीजेंट, डिलीजेंट। सिंसियर, ईमानदार होता है, सी इज अ सिंसियर इन हर वर्क। ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, यू कैन ऑब्टेन सक्सेस विद हार्ड वर्क। अगर आप कठिन यानी कि कठिन परिश्रम करते हो तो सफलता आपको
मिलकर ही रहेगी। एगर माने क्या होता है? उत्सुक, उत्सुक, एक्साइटमेंट। ठीक है ना, तो ऐसे ही 10 वर्ड डेली याद करोगे। सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अब 10 बढ़ा दो भाई। मीडियम एंड 10 करोगे, मिस स्पेल्ड वर्ड करोगे, वोकेबलरी प्रैक्टिस करोगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे। सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट। ये कह रहा है कि भैया सफलता जो है एक रात में या चंद रातों में नहीं मिलती है। इट इज द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क। इट इज द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क। ये कह रहा है कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो उसका उस उसे ही सफलता मिलती है। डेडिकेशन एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, मैनी पीपल्स गिव अप आफ्टर फेसिंग फेलियर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बार बार गिरते हैं या किसी कारणवश रह जाते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं निरंतर लगे रहते हैं। प्रैक्टिस सेट करोगे भैया आज ना। देखो टेंस से तुम 20 मिनट टेंस करोगे, सभी के 3 के करोगे, सिंपल सिंपल के। बाकी के रूल तुम्हें इसलिए मैं बताता हूँ जिससे कि तुम सुनोगे तो थोड़ा बहुत तो उसमें तुम्हारे ब्रेन में मेमोरी में कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। तो 20 सेंटेंस बनाओगे। एरर डिटेक्शन क्वेश्चन अभी कुछ नहीं करना है, केवल उसी में से तुम पहचान करोगे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, किस वाक्य कौन सा वाक्य किसका है। उसके बाद स्टडी टिप्स के कुछ नहीं है। रीड करो डेली, लर्न डेली 10 वर्ड, प्रैक्टिस ग्रामर डेली, सॉल्व पीवाईक्यू और रिवाइज रेगुलरली। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश। पहले उसको समझा करो, वर्ड मीनिंग याद करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो मीनिंग याद करते हो उसकी हिंदी याद किया करो। ऐसे समझो, समझ में आ गया। स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है, केवल जो लर्निंग है और उसे स्पीक यानी बोलने में उसको हैबिट में लेके आओ। रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मेक योर आवर नोट्स, प्रैक्टिस एवरीडे। हाँ ये चीज़ है कि तुम भाई अगर चीज़ें डिले करोगे तो वो तुम्हें फिर बाद में कवर नहीं हो पाएंगी, छूट। अब आ जाते हैं भाई बायोलॉजी की तरफ। लास्ट क्लास करेंगे आज बायोलॉजी की, कल से नया स्टार्ट करेंगे बायो के अंदर। ठीक है ना। सेल थ्योरी अच्छे से मैंने बता दी है, कवर करोगे और इसके क्वेश्चन लगा के पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अभी रेशियो चल रहा है, रेशियो की पीडीएफ आएगी नहीं अभी। हाँ तुम्हारी सेल थ्योरी कंप्लीट होने वाली है तो सेल थ्योरी की साइंस की बायो में से पहले चैप्टर की आ जाएगी। रीजनिंग में तुम्हारी सीरीज थी उसके लिए मैं उसकी पीडीएफ डाल दूंगा हाँ मंडे तक। और मैथ में तुम्हारा चल ही रहा है रेशियो, रीजनिंग में कोडिंग रिकॉर्डिंग चल रहा है तो उसके लिए सीरीज की आनी है और इसमें सेल थ्योरी आएगी। ठीक है ना। इंग्लिश में टेंस अभी पूरा कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद भी हाँ उसकी पूरी पीडीएफ डालूंगा 500 क्वेश्चन एक बार मैं कंप्लीट करके आराम से लगाते रहना फिर भाई साहब, उसी को रिवाइज करते ना, इधर उधर भटकने की नीड नहीं है। सेल कंप्लीट करके आओगे, सेल थ्योरी पूरी पढ़ोगे। ठीक है ना। सेल थ्योरी के बारे में जानकारी करोगे, सेल कोश का है क्या, सेल टाइप कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे। ठीक है ना। सेल प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में पढ़ गए हो, सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग भी पढ़ोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन के बारे में कंप्लीट पढ़ोगे, रिवीजन करोगे यानी पूरा का पूरा सेल चैप्टर। और इसके पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर देना, 10, 5, 15 जो भी तुम लगा सकते हो उतना कंप्लीट करो भाई साहब। ठीक है ना। उसके बाद में आज से स्टार्ट करते हैं तुम्हारी क्या, सी ए यानी करंट अफेयर। इसमें देखो मैं सीधी सीधी बात है फैक्चुअल क्वेश्चन रखूंगा। हाँ एसएससी पैटर्न को देखते हुए, जैसे 77th रिपब्लिक रिपब्लिक डे, भारत ने 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कर्तव्य पथ यानी जो नई दिल्ली पर भव्य परेड आयोजित होती है। स्टैटिक जी के यानी संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। संविधान अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अब भारतीय संविधान कब लागू हुआ था तो तुरंत बता सकते हो, 26 जनवरी 1950। अच्छा उसके बाद में G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जिसके सदस्य इसमें 19 देश प्लस यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ है। स्थापना इसकी 1999 में हुई। उद्देश्य इसका वैश्विक आर्थिक सहयोग है। स्थायी मुख्यालय इसका पता नहीं है कहाँ पर है। वर्तमान अध्यक्षता जो है 2026 में दक्षिण अफ्रीका ने की थी। अगर इसमें जैसे पूछ सकता है G20 का स्थायी मुख्यालय कहाँ है तो कोई स्थायी मुख्यालय इसका नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसरो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण संगठन।
कई उपग्रह एवं मिशन 2026 में भी जारी रहेंगे। इसके स्थापना इसकी 1969 में हुई। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में। संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका बॉम्बे है, मुंबई। और राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था नेशनलाइजेशन 1949 में। गवर्नर जनवरी 2026 तक जो कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अच्छा, उसके बाद में नोबेल प्राइज, दुनिया का सर्वाधिक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है नोबेल प्राइज। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। संस्थापक कौन है इसके? अल्फ्रेड नोबेल। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में यानी और लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। फिजिक्स होगी तुम्हारी भौतिकी, केमिस्ट्री होगी रासायनिकी, मेडिसिन होगी चिकित्सक, लिटरेचर साहित्य, पीस यानी शांति, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। पहले इसमें 5 में दिया जाता है, एक इकोनॉमिक्स और इसमें हेड हो गई है। अब देखो रामसर जो साइट है इसमें आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि और ये वर्ष 1971 में हुआ था। उद्देश्य इसका वेटलैंड कंजर्वेशन है। और भारत की प्रमुख रामसर साइट जैसे चिल्का झील है उड़ीसा में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है तुम्हारा राजस्थान का। बुलर झील जम्मू एंड कश्मीर। लोकटक झील मणिपुर। डिफेंस एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए। गरुड़ा इंडिया और फ्रांस। इंदिरा इंडिया और रसिया। सूर्य किरण तुम्हारा भारत और नेपाल। हैंड इन हैंड ये हुआ था भारत और चाइना। देखो भैया 12 जनवरी नेशनल यूथ डे होता है, 15 जनवरी आर्मी डे होता है, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और 25 जैन नेशनल वोटर्स डे, 26 रिपब्लिक डे और 30 जनवरी होता है यानी शहीद दिवस यानी मार्टियर डे। संविधान लागू कब हुआ था? संविधान अंगीकृत कब किया गया था? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? G20 दिवस। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई की स्थापना। रामसर कंजर्वेशन, नोबेल प्राइज, ये छोटी छोटी चीजें तुम अपना रूटीन में धीरे धीरे डालना स्टार्ट करो। 26 से याद करो। 26 जनवरी संविधान लागू, 26 नवंबर संविधान दिवस, 15 जनवरी आर्मी डे और 12 जनवरी योग डे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे भैया इसके 10। ये मैंने नीचे डाल दिए छोटे छोटे। आज के लिए इतना काफी। आज भाई वीडियो और बहुत थोड़ी बड़ी होगी। और जितने भी मेरे भाई बहन है भाई सब जुड़ जाओ। धीरे धीरे मैं तुम्हारी नैया पाल लगवा दूंगा। टारगेट कंप्लीट करना है तुम्हें सोने से पहले रात को 9 बजे। और अब भाई साहब डिसिप्लिन में आ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया। बच्चे इतना भी लेजीपन ठीक नहीं है, ठीक है ना। रात को 9 बजे से पहले ग्रुप में सभी अपना टारगेट कंप्लीट करके फोटो डालोगे टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक डिस्क्रिप्शन में और मैं कमेंट में पिन कर दूँगा।